दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए 11वीं किस्त से जुड़ा अपडेट आया है। आपको बता दूं कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को खेती में सहयोग करने के लिए सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022 की घोषणा करने वाली है। इसी के साथ अब जल्द ही किसानों के खाते में 11वीं किस्त आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में आ जाएगी। इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए योजना का लाभ लेने वाले किसानों को पहले अपना स्टेटस चेक करना होगा। दरअसल हर 4 महीने के अंतराल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त दी जाती है। हर वित्तीय वर्ष में पहली किस्त 1 अप्रैल से 1 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार बिहार में 4 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण करने जा रही है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण होने से पटना, नालंदा, दरभंगा सहित 28 जिलों के लोगों को सीधा लाभ होगा और इन जिलों के विकास की नई रफ्तार मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेस वे के बारे में। यह एक्सप्रेस वे औरंगाबाद से शुरू होगा और गया, जहानाबाद और नालंदा के बॉर्डर से गुजरते हुए पटना, वैशाली, मधुबनी होते हुए दरभंगा एयरपोर्ट के पास से जयनगर को जाएगी। उसके बाद बात करते हैं गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में। ये एक्सप्रेसवे यूपी के गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। ये एक्सप्रेसवे बिहार के गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज से होकर के गुजरेगी। अब बात करते हैं रक्सौल टू हल्दिया एक्सप्रेसवे के बारे में। ये एक्सप्रेसवे बिहार के रक्सौल से हल्दिया तक जाएगी। ये एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से होकर के गुजरेगी। अब बात करते हैं बक्सर टू भागलपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे बिहार के बक्सर से भागलपुर तक बनेगी। यह बिहार के बक्सर, भागलपुर और पटना से गुजरेगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के संवाद के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तिथि 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कल शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तिथि 3 फरवरी 2022 तक कर दी गई है। बयान के अनुसार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए छात्र और शिक्षक और अभिभावक माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर परीक्षा पे चर्चा 2022 खंड में पंजीकरण करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि रेलवे की ग्रुप डी की 2 की बजाय 1 परीक्षा होगी और एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भरोसा गुरुवार को सुशील कुमार मोदी को फोन पर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रतियोगी विद्यार्थियों के मांग से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी ने लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी और फिर उनकी मांगों से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को विस्तार से अवगत कराया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया है कि एनटीपीसी के मामले में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के सिद्धांत पर निर्णय किया जाना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि रेलवे बोर्ड ने यदि फैसला अचानक लेने से परहेज किया होता और समय रहते प्रतियोगी विद्यार्थियों के भ्रम दूर किए होते तो बिहार में ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होती। दोस्तों बात करते हैं कि बहुत चर्चित खान सर के मामले में बिहार में सत्तारूढ़ जमात में दिलचस्प खेल हो रहा है। नीतीश कुमार के कंट्रोल में काम करने वाली पुलिस ने खान सर पर 14 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब नीतीश कुमार के ही पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि पुलिस को खान सर पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खान सर के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि पटना में खान कोचिंग सहित अन्य कई कोचिंग संस्थान ऑनलाइन माध्यम से बिहार
बिहार और देश भर के गरीब और होनहार युवाओं का भविष्य निर्माण करते हैं। रेलवे पुलिस इन लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को अविलंब वापस लें। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने छात्रों से शांति बरतने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में छात्रों का उत्तेजक होना रेलवे की परीक्षा प्रक्रिया और फिर परिणाम में हुई गड़बड़ी के खिलाफ प्रतिक्रिया है। हम आपको बता दें कि पटना के डीएम और एसएसपी ने कहा था कि खान सर समेत पटना के 6 कोचिंग संचालकों के खिलाफ पुलिस को सबूत मिले हैं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने यह दावा किया है कि पुलिस ने सारे साक्ष्यों के आधार पर ही खान सर समेत 6 कोचिंग संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने राजधानी पटना, बक्सर, दरभंगा समेत बिहार के 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम शुरू कर दिया है। जहां खबर के अनुसार दूसरे चरण में पटना, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, वैशाली, रोहतास, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर और नवादा में जमीन सर्वे का काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस सर्वे के दौरान बिहार के इन जिलों में हर एक अंचल के सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान आप जमीन के कागजात जमा करके अपने जमीन का सर्वे करा सकेंगे। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। सर्वे के दौरान आम लोगों से सरकारी सार्वजनिक जमीन के संबंध में भी जानकारी ली जाएगी। जीवित रैयत के नाम से जमीन का नया खतियान और फिर नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके लिए कैंप में स्पेशल कानूनगो और अमीन की तैनाती की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा जिले में एक ऐसे ट्रक को पकड़ा गया है जिसकी बॉडी पर शराब विरोधी नारे लिखे हुए थे, लेकिन अंदर लाखों रुपए की शराब पकड़ी हुई थी। पुलिस को एक ऐसे ट्रक जब्त करने में सफलता मिली है जिसके पीछे लिखा था कि आज हो या कल शराब पीकर मत चल, लेकिन हो रहा था ठीक इसके उल्टा। दरभंगा के प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार ने मीडिया को बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में शराब से भरी ट्रक पेपर मिल थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव के गैस गोदाम में के पास पहुंची है। जब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की जांच की। जब पुलिस को पता चला है कि रात के अंधेरे में माफिया एक ट्रक से दूसरी छोटे वाहनों पर यानी कि दूसरे छोटे गाड़ियों पर शराब लोड कर रहे हैं ताकि अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जा सके। एसएसपी ने तुरंत इसकी सूचना अशोक पेपर मिल के पड़ोस वाले थाने को दी। जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, तस्कर ट्रक छोड़कर भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के अलावा एक पिकअप वाहन और बाइक के साथ भारी मात्रा में शराब जब्त की है। जब पुलिस शराब माफिया की तलाश में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने देखा है कि जब्त गाड़ियों के बॉडी पर शराब विरोधी नारे लिखे हुए थे। दोस्तों बात करते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहली बार में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये आखिर है क्या। जहाँ गौर करने पर आपको हजारों मिट्टी के मटके दिखेंगे जिन्हें शिवलिंग के आकार या फिर ढांचे में व्यवस्थित किया गया है। तो क्या यह कोई शिव मंदिर है? नहीं, यह है पक्षियों का आलीशान बंगला। यहाँ पक्षियों के रहने खाने का पूरा इंतजाम रहता है। गर्मी हो या फिर बारिश, पक्षियों को यहाँ जरा भी दिक्कत नहीं होती है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कहाँ का है। तो हजारों मटकों से बना पक्षियों का यह आशियाना गुजरात के नवी सांकली गांव में है। इसे किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया है, बल्कि 4वीं क्लास पास किसान भगवान जी भाई ने बनाया है। द बेटर इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 वर्षीय भगवान जी भाई को पक्षियों से बहुत प्रेम है। वे जब पक्षियों को दाना देते थे और दाना चुग कर जब पक्षी उड़ जाते थे, तब उन्हें चिंता होती थी कि बारिश में वे कहाँ रहते होंगे। इसके बाद उन्होंने मेहनत और फिर खर्च की परवाह किए बिना 140 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा पक्षी घर तैयार कर डाला। इसमें करीब 2500 छोटे बड़े मटके यूज किए गए हैं। उनका बनाया ये सुंदर पक्षी घर उनके छोटे से गांव की पहचान बन गया है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पक्षियों को ठंड मिलती है, वहीं बारिश में भी उन्हें भीगने की चिंता नहीं रहती है। इसे तैयार करने में 1 साल का समय लगा है और 20 लाख रुपए का खर्च आया है। इस पक्षी घर में कबूतर और तोता समेत कई तरह के पक्षी रहते हैं। पक्षियों का ये आशियाना शिवलिंग के आकार का है। इससे पहले भगवान जी भाई ने गाँव में एक शिव मंदिर भी बनाया है। भगवान जी भाई के बनाए गए पक्षी घर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए IVR सिस्टम शुरू किया है। अब एसबीआई कस्टमर किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर परेशानी होने पर डेबिट कार्ड का नया पिन जनरेट कर सकते हैं, या सिर्फ एक फोन कॉल से उन्हें ये पिन मिल सकता है। खास बात यह है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा अन्य रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी वे नया पिन या फिर ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही अपना ATM कार्ड का नया पिन कैसे आप जनरेट कर सकते हैं।
तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको बता दूं कि इस सर्विस की घोषणा एसबीआई ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए दी है। इसमें कहा गया है कि आप टोल फ्री IVR सिस्टम के जरिए आसानी से डेबिट कार्ड या पिन या फिर ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप 1800-1234 पर कॉल करने में संकोच ना करें। एसबीआई ने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर के जरिए यह काम और आसान कर दिया है। इन सेंटर्स के जरिए IVR के जरिए ग्राहक डेबिट कार्ड पिन या फिर ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टोल फ्री नंबर 1800-112211 या फिर 1800-425-3800 पर कॉल करना होगा। यहां कॉल करने के बाद एसबीआई कस्टमर को एटीएम डेबिट कार्ड से जुड़ी सर्विसेज के लिए 2 दबाना होगा। इसके बाद पिन जनरेट करने के लिए 1 दबाना होगा। अगर वे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं तो फिर 1 दबाना होगा। एजेंट से बात करने के लिए 2 दबाना होगा। यदि कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल कर रहा है तो फिर 1 दबाने के बाद उसे अंतिम 5 अंक दर्ज करने होंगे। ये 5 नंबर उस एटीएम कार्ड के होंगे जिसके लिए वे ग्रीन पिन जनरेट करना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई महीनों से देश भर के स्कूल कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं। लेकिन अब जैसे ही कोरोना की रफ्तार कम होगी फिर से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों को जल्द ही फिर से खोला जाएगा। हालांकि कब से खोला जाना है इसका फैसला राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे कब खोलने के पक्ष में है। स्कूलों कॉलेजों को खोलने से पहले छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हर घर नल का जल योजना के उपभोक्ता अब मोबाइल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिस तरह से मोबाइल के कस्टमर केयर पर किसी भी शिकायत के लिए नंबर दबाने को कहा जाता है, कुछ ऐसे ही व्यवस्था अब यहां भी शुरू होगी। समय सीमा के भीतर उनकी शिकायतों का निराकरण होगा। इस सुविधा के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHED एजेंसियों के चयन में जुट गया है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के अंत तक एजेंसियों का चयन हो जाएगा, जब फरवरी में ट्रायल के तौर पर कुछ क्षेत्रों में सेवा शुरू हो जाएगी। विभाग इसके लिए IVRS तकनीक का सहारा ले रहा है। इसमें मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। अभी जारी नहीं किया गया मोबाइल नंबर, बाद में जारी किया जाएगा। जब जारी किया जाएगा आपको क्रेडिबल ऐप के माध्यम से बता दिया जाएगा। जब भाषा के अलावा शिकायतों के चयन के लिए विकल्प दिए जाएंगे। ये मोबाइल या फिर टेलीफोन के कॉल सेंटर की तरह काम करेगा। हर एक शिकायत के लिए संख्या निर्धारित रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार ने कई आंदोलन और प्रदर्शन देखे हैं। राजनीति में दिलचस्पी और अपने हक के लिए लड़ने के लिए सबसे आगे रहने की वजह से बिहार अक्सर चर्चा में रहते हैं। छात्र आंदोलन का तो बिहार में अपना इतिहास रहा है। आंदोलन की इस बुलंद आवाज की वजह से ही कभी इस्तीफे हुए तो कभी मुख्यमंत्री तक ने अपनी कुर्सी गंवा दी। यहाँ तक कि बिहार की आवाज से कई बार दिल्ली तक सत्ता हिल चुकी है। अब हाल ही में एक बार फिर से बिहार में RRB NTPC परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। नाराज छात्र संगठनों के साथ ही राजनीतिक दल बिहार बंद किया। शुक्रवार को सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे बिहार में विरोध और प्रदर्शन के सुर सुनाई दिए। रेलवे प्रतिभागियों के समर्थन में बिहार की 7 राजनीतिक पार्टियां RJD, कांग्रेस, JAP, CPI, CPM, CPI, ML और VIP के कार्यकर्ता सड़क पर थे। कहीं ट्रेनें रोकी जा रही थी तो कहीं आगजनी की घटना हुई। कुछ स्थानों पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में आंदोलन का क्या इतिहास रहा है? तो आइए जानते हैं बिहार के आंदोलन के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1955 आजाद भारत का पहला आंदोलन के बारे में। यह आजाद भारत का पहला छात्र आंदोलन माना जाता है। यह छात्र आंदोलन भारत के आजाद होने के बाद बिहार में 1955 में हुआ था। हालांकि इसकी वजह बेहद मामूली थी। विवाद राज्य ट्रांसपोर्ट टिकट काटने को लेकर हुआ था, जो बाद में बेहद उग्र हो गया था। इतना कि एक छात्र की मौत हो गई थी। उस छात्र का नाम था दीनानाथ पांडे। दीनानाथ पांडे सड़क किनारे खड़े होकर के बस हंगामा देख रहा था, लेकिन उसे पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। उसके बाद आंदोलन उग्र हो गया। हालात ये हो गए कि आंदोलन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पटना आकर के दखल अंदाजी करनी पड़ी, लेकिन आंदोलनकारी नहीं माने। इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रांसपोर्ट मंत्री महेश सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, महेश सिंह महामाया सिंह के चुनाव में हार गए थे। अब बात करते हैं साल 1967 के बारे में, जब CM चुनाव हार गए। साल 1967 में एक छात्र आंदोलन हुआ था। इस
आंदोलन में तमाम जगहों पर आग लगा दी गई थी। उस वक्त केबी साहब मुख्यमंत्री थे। वे बाद में वे चुनाव हार गए और महामाया सिन्हा मुख्यमंत्री बने। महामाया सिन्हा को इस अंदाज में फायदा मिला क्योंकि उन्होंने छात्र का साथ दिया था। वे छात्र को अपने जिगर का टुकड़ा कहते थे, जिसका उन्हें राजनीतिक फायदा भी मिला। अब बात करते हैं साल 1974 के बारे में। आपातकालीन विरोध में एक ऐसे छात्र आंदोलन हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आपातकाल के विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत से छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन की लगाम किसी के हाथ में नहीं थी, इसीलिए छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से इसकी कमान संभालने की अपील की। इसके बाद ये आंदोलन संपूर्ण क्रांति में बदल गया। आखिरकार इसके नेता जयप्रकाश नारायण बने और फिर ये आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया। अब बात करते हैं साल 1990 की, जब बिहार जल उठा था। यह आंदोलन सवर्ण वर्ग के छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। जब वीपी सिंह सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की थी। यह छात्र आंदोलन बहुत पहले ही असंगठित था, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों की ओर से इसे संगठित तरीके से आयोजित किया। इसकी मुख्य मांग जाति पर आरक्षण को हटाने और आर्थिक विचारों के आधार पर आरक्षण का समर्थन करना था। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी पर सख्ती से जुटी बिहार पुलिस को अब आलू प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी हाँ, आपको ये बात सुनने में जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है, 110% सच है। दरअसल ऐसा करने की नौबत भी शराब माफियों की वजह से आई है। फिलहाल पुलिस आलू प्याज नीलाम करेगी। ये मामला अरवल जिले से जुड़ा हुआ है। बिहार में शायद ये पहला मौका होगा जब पुलिसिंग के अलावा कई सामान की भी बिक्री बिहार पुलिस के जवान करेंगे। दरअसल बिहार में जारी पूर्ण शराबबंदी के बाद भी लगातार शराब माफिया पुलिस को चकमा देने के उद्देश्य से शराब की तस्करी के नए नए तरीके तलाशते हैं। कभी आलू प्याज की आड़ में शराब लाते हैं, तो कभी एम्बुलेंस, तो कभी दूध और गैस सिलेंडर की आड़ में शराब छिपाकर लाते हैं। हालांकि हर बार उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाते हैं। अलग अलग थाने की पुलिस उनके मंसूबे पर पानी फेर देती है। शराब के अलावा गाड़ियों पर लदी शामगढ़ी भी पुलिस जब्त करती है। जब्त गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन अब उनकी शामगढ़ी की नीलामी का फैसला भी लिया गया है, जो तुरंत खराब होने वाली है। ऐसे में अरवल पुलिस जब्त आलू प्याज की नीलामी करने जा रही है। अगर आपको आलू प्याज खरीदना है तो फिर आप अरवल पुलिस से खरीद सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया सहित बिहार के सभी जिले के लोग अब घर बैठे जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार नक्शों की डिलीवरी के लिए डाक विभाग और बैंक के साथ बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। बहुत जल्द नक्शा की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि नक्शे की होम डिलीवरी शुरू होने से लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन देकर सीधे घर पर जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा 150 रुपए जमा करना होगा। नक्शे की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आपको भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम पर क्लिक करना होगा। यहां से आप अपने घर पर जमीन का नक्शा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। दोस्तों अभी हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में जहां के हर युवा देश सेवा करने का सपना देख रहे हैं। बात करते हैं बिहार के नवादा जिला के पकड़ी बरुआ प्रखंड मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर एक डुमरवा गांव है। ये गांव प्रखंड ही नहीं बल्कि जिले में भी चर्चित गांव है। चर्चा में रहने की वजह यह है कि यहाँ के हर चौथे पांचवें घर से एक एक बेटे देश की हिफाजत में लगे हैं। सेना की नौकरी यहाँ के युवाओं की पहली पसंद है। जब देश में सेना की जहाँ पर भी भर्ती हो, इस गाँव के युवाओं का दबदबा होता है। जब कुछ का चयन लगभग पक्का होता है। जब युवाओं के जोश के चलते ये गांव एक तरह से सैनिक गांव के रूप में जाना जाता है। अब तक यहां से लगभग 200 से भी अधिक युवा देश भर में सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा कर रहे हैं। जब देशभक्ति में अग्रम माने जाने वाले डुमराव गांव के युवाओं ने हर युद्ध में अपने बलिदान से इतिहास लिखा है। कुछ तो ऐसे हैं जहां एक घर से 2 बेटा सेना में मिलेगा। ऐसे परिवार भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। इन परिवारों के लिए ये परंपरा बन चुकी है, जिसे हर पीढ़ी अपने कंधों पर लेकर के चल रही है। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि जब जब देश के लिए बलिदान देने की बात आई है तो डुमराव गांव के युवाओं ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई है और भारत की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते शहादत का जाम पी लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक नए रिसर्च में दावा किया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की गिरफ्त में आने वाले 66% लोग पहले ही संक्रमित हो चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंपीरियल कॉलेज लंदन के रिसर्चरों ने लगभग 3582 ऐसे कोरोना पॉजिटिव लोगों को अपने अध्ययन में शामिल किया है जो पहले ही संक्रमित हो चुके थे। इसके अलावा 7.5% ऐसे भी लोग पाए गए जिनका कहना था कि वे पहले भी संक्रमित हो चुके होंगे, मगर जांच में ये सिद्ध नहीं हुआ था। रिसर्च में 5 जनवरी से 20 जनवरी के बीच इंग्लैंड भर में एकत्रित किए गए 1 लाख से अधिक RT-PCR टेस्ट को शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ओमिक्रॉन ने इंग्लैंड को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है, डेल्टा संक्रमण को लगभग बदल दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के पहाड़ी राज्यों में आ रही सर्द पछुआ हवा ने बिहार में कंपकपी बढ़ा दी है। शुक्रवार को न्यूनतम रिकॉर्ड पारा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से राजधानी पटना समेत गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, कोल रहा। पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज 29 जनवरी को इन्हीं जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। जहां मौसम विभाग ने कोल्ड डे वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। न्यूनतम पारा 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा। अगले 5 दिनों में बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रवार को पूसा सबसे सर्द रहा। मौसम विभाग जिन जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें है बिहार के पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव छात्रों और फिर शिक्षकों के समर्थन में उतर गए हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि आरआरबी एनटीपीसी आंदोलन मामले में शिक्षकों पर केस करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पप्पू यादव ने कहा है कि आपने छात्रों के भविष्य के साथ खेला तो छात्र आज सड़क पर उतर गए हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते तो फिर ये नौबत ही नहीं आती है। इसीलिए कह रहा हूं कि शिक्षकों और छात्रों पर जुल्म बंद करिए। गिरफ्तार ही करना है तो फिर पहले मुझे गिरफ्तार करिए। पप्पू यादव ने कहा है कि 5-6 ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार भविष्य की ओर बच्चों की चिंता करते हैं। जब मैं मानता हूं कि उनमें भी गलतियां हैं, लेकिन वे गलतियां सत्ताधारी और फिर विपक्ष के नेताओं की मेले वजह से होती है। रात में थाने में जिस तरीके से केस किया गया है वह माफी योग्य नहीं है। आप बच्चों को डरा रहे हैं, आप शिक्षक पर और ज्ञान पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार की ओर से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को कर्ज मुहैया कराया जाता है। जहां 1998 में इस योजना की शुरुआत शॉर्ट टर्म लोन के तौर पर हुई थी। आपको बता दें कि इस योजना को नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने तैयार किया था। जब मौजूदा समय में पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। जब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। जब किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए लोन पर 7% की दर से ब्याज लगता है, लेकिन अगर इन लोन को 1 साल के भीतर चुकाया जाता है तो फिर किसानों को सिर्फ 7 नहीं बल्कि 4% ब्याज ही इस रकम पर देना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान अपनी फसल का बीमा भी करा सकते हैं। किसी भी वजह से फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को उनके लिए मुआवजा भी दिया जाता है। बाढ़ की वजह से फसल के डूबने या फिर सूखा पड़ने पर किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। जब एसबीआई किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपका बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में होना चाहिए। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आवेदन करने के लिए आपको योनो एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर जाकर के क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के गया जिला के बोधगया प्रखंड के अंतर्गत बगहा गांव में बेली आहार में आर्मी की ट्रेनिंग देने वाली प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण प्लेन अचानक खेत में गिर गया। जहां हालांकि इस दौरान किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। जहां इस दौरान खेत में प्लेन को गिरता हुआ देखकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी थे जिनके लिए प्लेन को इतने करीब से देख पाना बहुत ही खुशी की बात है। जहां गया आर्मी कैंट एयरपोर्ट के पास रोज रूटिंग ट्रेनिंग की उड़ान भरता है। आपको बता दो कि बिहार के गया आर्मी कैंट एयरपोर्ट के पास रोज रूटिंग ट्रेनिंग की उड़ान भरता है। जब गुरुवार को जब सुबह में उसकी ट्रेनिंग के लिए पायलट उड़ान भरा, लेकिन कुछ ही समय बाद प्लेन में टेक्निकल खराबी होने के कारण अनियंत्रित होकर और फिर गेहूं के खेत में पायलट ने प्लेन को गिरा दिया।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षाओं को लेकर पिछले कई दिनों से बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। राजधानी पटना समेत कई जगहों पर उपद्रव, तोड़फोड़, ट्रेनों में आगजनी जैसी घटनाओं के बाद कल बिहार बंद का आयोजन किया गया था, जहां रेल मंत्रालय की ओर से छात्रों की मांग को मंजूर किए जाने के बावजूद हो रहे विरोध प्रदर्शन में छात्रों से कहीं अधिक विपक्षी दलों के कार्यकर्ता दिख रहे थे। जहां राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की अगुवाई में महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद समेत बिहार के सभी छोटे बड़े शहरों में जगह जगह प्रदर्शन और मनमानी किया। बिहार में जब युवा सड़कों पर हैं और फिर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इनकी आड़ में उपद्रवी माहौल बिगाड़ने के ताक में दिख रहे हैं। ऐसे में जो बात सबसे अधिक हैरान करती है वह है मुख्यमंत्री से लेकर के नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी। आरजेडी कार्यकर्ता भले ही सड़कों पर उतरकर जगह जगह प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हो, लेकिन विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले एक पखवाड़े से सियासी मैदान से बिल्कुल भी गायब हैं, दूर दिख रहे हैं। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे तेजस्वी यादव सोशल मीडिया और फिर ट्विटर से भी दूर हुए हैं। तेजस्वी यादव ने 1 जनवरी को नए साल की शुभकामनाएं देने के बाद से कोई भी ट्वीट नहीं किया है। 3 जनवरी को आखिरी बार उन्होंने एक रीट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार उनके ट्विटर हैंडल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। छात्र आंदोलन के बीच तेजस्वी यादव की चुप्पी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि वे लगातार खुद को युवाओं के नेता के रूप में पेश करते ही रहे हैं। छात्रों के इस आंदोलन में जहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सक्रिय होने की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं उनकी जगह खान सर और पटना के दूसरे कुछ कोचिंग संचालक लेते दिख रहे हैं। यह छात्रों को उकसाने के आरोप में इनकार करने पर खान सर इस आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। हालांकि छात्रों को उकसाने के आरोप में पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं तेजस्वी यादव के छोटे भाई तेज प्रताप यादव कुछ हद तक सक्रिय दिख रहे हैं। वे लगातार सोशल मीडिया के सहारे छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को अंतिम रूप देने पर काम शुरू कर दिया है। जब पूर्व में चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी में प्रचार करने के लिए जाएंगे, जब कई सभाओं के बारे में भी बात की जा रही थी, जहां वहीं अब ये बात सामने आ गई है कि नीतीश कुमार यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार को नहीं जाएंगे। जहां वे पटना से ही वर्चुअल मोड में यूपी में अपने दल के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करेंगे। जदयू के यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने बताया है कि कोविड की वजह से नीतीश कुमार की सभा में परेशानी है। जब पूर्व में जब यूपी में उनकी सभाएं हुई थी तो फिर बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, इसीलिए अगर सभा होती है तो फिर कोविड प्रोटोकॉल के कारण परेशानी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सरकार ने 18 एजेंडे पर मोहर लगाई है, साथ ही साथ कई योजनाओं की स्वीकृति दी है। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की बैठक में पुराने गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने की नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बिहार में परिवहन वाहनों को स्क्रैप कराए जाने पर मोटर वाहन कर में 15% की छूट दी जाएगी, जबकि गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर 25% की छूट मिलेगी। वही नीतीश कैबिनेट ने बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस में आर्मी के सेवानिवृत्त जवानों के कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सेवा को विस्तार देने का फैसला किया है। इसके तहत कुल 17,000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवा का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दो कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए 2 मास्क उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। इसके लिए 51,76,52,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी उपभोक्ताओं को अब जीएसटी के साथ निरीक्षण शुल्क देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये शुल्क उपभोक्ताओं से एक बार लिया जाएगा। जहां खबर के अनुसार एलपीजी उपभोक्ताओं को 5 साल में एक बार 236 रुपये देने होंगे। इतना ही नहीं, नए प्रावधान में शुल्क पर 18% जीएसटी भी लगाया गया है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है और उपभोक्ताओं से निरीक्षण शुल्क लिया जा रहा है। बिहार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के महासचिव राम नरेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं से निरीक्षण शुल्क पहले 75 रुपया लगता था, जो 2 साल के लिए होता था, लेकिन अब 236 रुपये का भुगतान करना होगा। इनमें 18% जीएसटी भी शामिल है। ये 5 साल के लिए होगा। दोस्तों बात करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 यानी कि मंगलवार को सुबह 11 बजे बजट पेश करेगी। सरकार ने आम आदमी को बजट की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर हिंदी और अंग्रेजी में पूरा बजट उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के तुरंत बाद ही बजट इस ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। मोबाइल ऐप पर यूजर अपनी सुविधा के अनुसार बजट को हिंदी या फिर अंग्रेजी में देख पाएंगे। इस ऐप का नाम यूनियन बजट
बजट मोबाइल ऐप है। इस बजट ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। जब बजट 2022 को लाइव मोबाइल पर देखा जा सकेगा। इसके लिए डिजिटल सांसद नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया है कि डिजिटल सांसद ऐप पर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण, सदनों के प्रतिदिन के कार्यों की जानकारी, सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्र के साथ 1947 से अब तक बजट पर हुई चर्चाएं भी उपलब्ध है। इस ऐप पर आम बजट को लाइव देख सकेंगे। हर साल बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी को इस बार ओमिक्रॉन के कारण रद्द कर दिया गया है। जब भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब बजट से पहले ही इस परंपरा को नहीं निभाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बताया है कि दिल्ली में महामारी की खतरनाक स्थितियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। बजट 2022 की तैयारियां अंतिम चरण में। ऐसे में संक्रमण की जोखिम और फिर हेल्थ प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार कोर स्टाफ को मिठाइयां बांटी गई है। बजट बनाने में जुटे सभी अधिकारियों को कार्यस्थल पर ही लॉग इन मोड में रखा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडर कोर की रैली को संबोधित किया। आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस समारोह में एनसीसी कैडेट्स की परेड संपन्न होने के बाद हर साल 28 जनवरी को इस रैली का आयोजन किया जाता है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब युवा देश इस तरह के ऐतिहासिक उत्सव का साक्षी बनता है तो फिर उसके उत्सव में अलग ही उत्साह दिखता है। ये उत्साह आज इस मैदान पर भी दिखता है। उन्होंने कहा है कि ये भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। जहां सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही है। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक लेकर जाना है। इसीलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प, उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी, भारत की सफलता होगी। पीएम मोदी ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए आगे कहा है कि जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आज खेल के मैदान में भारत की सफलता भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। मोदी ने कहा है कि कुछ लोग हमारे समाज को कोसते हैं, लेकिन इसी समाज ने दिखा दिया है कि जब बात देश की आती है तो फिर उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जब सही दिशा मिले, सही उदाहरण मिले तो फिर हमारे देश कितना कुछ करके दिखाता है, ये उसका उदाहरण है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। स्पेशल निगरानी इकाई की ताजा कार्रवाई में वन विभाग के एक रेंज अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें काफी अधिक संपत्ति का पता चला है। विशेष निगरानी इकाई पटना के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने बताया है कि वन एवं पर्यावरण विभाग के रेंज अफसर अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार की सुबह इस अफसर के पटना और फिर नवादा में स्थित आवास पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इसमें मुंह मोड़ने का अर्थ कपास में आग लगाने जैसा है। अर्थव्यवस्था और कृषि जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख की आलोचना करते हुए वरुण गांधी ने पिछले दिनों पटना में रेलवे भर्ती में अनियमितता को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एक युवक से बातचीत का बीबीसी का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इससे मुंह मोड़ना कपास से आग ढकने जैसा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।